हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्कशन। आई होप आप सबने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया होगा। अगर नहीं तो आई सजेस्ट ज़रूर कीजिए। देखिए, सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके सिलेबस को समझना। ये एक रोड मैप की तरह होता है। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाए। आज हम PSIR पेपर 1 के पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एंड थ्योरीज में क्या क्या पढ़ते हैं। फिर हम पॉलिटिकल थ्योरी के इवोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें इसके डिफरेंट फेजेस जैसे क्लासिकल एज, मिडीवियल एज एंड मॉडर्न एज को समझेंगे। यहाँ मैं आपको बहुत सारे स्कॉलर्स से भी मिलवाऊंगी। आप सब मिलने के लिए रेडी है ना? चलिए, लास्ट में आज हम सबसे पहली अप्रोच नॉर्मेटिव या फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। चलिए, यहाँ वीडियो को पॉज करिए और याद करिए कि क्या होती है पॉलिटिकल थ्योरी। आप सबको सही याद आया। पॉलिटिकल थ्योरी एनालिटिकल स्टडी होती है पॉलिटिकल थॉट के सेंट्रल आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स की। आप सबको और भी क्लियर हो जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में इस डिस्कशन से। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी कुछ बेसिक क्वेश्चन से डील करती है, जैसे सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, कौन सी गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे मोनार्की या डेमोक्रेसी बेस्ट है, फ्रीडम क्या होती है, क्या लॉ फ्रीडम को लिमिट कर सकता है, स्टेट की अपने सिटीजन्स की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं, एंड एज अ सिटीजन्स हमारी एक दूसरे की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कुछ बेसिक वैल्यूज़ जैसे फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी के बारे में बताती है। आज के टाइम में इन कॉन्सेप्ट्स के क्या मीनिंग है एंड पहले थिंकर्स इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या कहते थे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आपने इतना सब कुछ जान लिया है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। मेन मोटिव पॉलिटिकल थ्योरी का है क्या? देखिए, ये हमारे जैसे सिटीजन्स को सिखाता है कि जो हमारे टाइम में पॉलिटिक्स हो रही है उसको कैसे समझा जाए और कैसे उससे डील किया जाए। ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इतना सब कुछ जानने के बाद आप सबके मन में तो उत्सुकता आ ही रही होगी कि यार पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व कैसे हुई होगी। तो चलिए, हम इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स इमर्ज हुई एंशिएंट ग्रीस में। उस एज को क्लासिकल एज कहते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के फाउंडेशन का क्रेडिट सोक्रेटिस एंड प्लेटो को जाता है। फिर आई मिडीवियल एज, जहां रिलीजन का ही बोलबाला था कि भैया रिलीजन से ऊपर तो स्टेट भी नहीं है। फिर मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। मॉडर्न एज को भी हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल फेज, जो 16th या 17th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता है। एंड दूसरा है मॉडर्न फेज, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होता है। ट्रेडिशनल फेज में भी 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, मतलब कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को अप्रोच किया जाता है। ये अप्रोचेस एक के बाद एक इवॉल्व हुई हैं, जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच या फिर फिलोसफिकल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच या फिर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। मॉडर्न फेज में 2 डिफरेंट अप्रोचेस इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा जाता था ना, वो उस टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मतलब पहले सिर्फ बात की जाती थी कॉन्सेप्ट्स की, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, या फिर कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी आए थे। पर तब भी वो काफ़ी नहीं थे पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई, नई कॉलोनीज का इमर्जेंस बताने के लिए। सारी थ्योरीज यूरोसेंट्रिक हुआ करती थी।
वो मैन के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म का इमर्जेंस हुआ। अब हम बात करेंगे क्लासिकल एज की। पहले जो फिलोसोफर्स थे ना, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो आइडियलिस्ट हुआ करते थे। आइडियलिस्ट मतलब जो हायर पर्पस या गोल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल होता है अचीव करना। जैसे प्लेटो हैं, प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की, जहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं कि किसी को भी फैमिली नहीं होगी, स्टेट डिसाइड करेगा कि किसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले पॉलिटिक्स को भी फिलॉसफी का पार्ट माना जाता था, वो अलग से एक डिसिप्लिन नहीं था। इसलिए सोक्रेटिस के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स एक ही था। वो कहते थे सबसे बड़ा एम लाइफ का ये है कि एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए जो कि नॉलेज से आती है। उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग या डायलेक्टिक्स से बताया कि स्टेट्स की क्यों ज़रूरत है। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि कोई एक आर्ग्यूमेंट रखेगा या थीसिस रखेगा, फिर उसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट या एंटी थीसिस रखेगा, फिर एक बीच का कंक्लूजन या सिंथेसिस निकलेगा, उसको कहते हैं डायलेक्टिक्स। तो प्लेटो एंड सोक्रेटिस दोनों ही डायलेक्टिक्स के मेथड से कंक्लूड करते हैं कि स्टेट ही सबसे ऊपर है। एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उन्होंने भी स्टेट को लोगों से ऊपर रखा एंड स्लेवरी को भी जस्टिफाई किया, और उन्होंने वुमेन को पॉलिटिक्स से बाहर रखा क्योंकि उनका मानना था कि वुमेन हाउस होल्ड काम करती हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकती, जिसकी वजह से ह्यूमन डिग्निटी काफ़ी डिग्रेड होने लगी थी। एंड उन्होंने पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्फेयर को भी सेपरेट किया था। अब हम बात करते हैं मिडीवल एज की। मिडीवल एज को एज ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है क्योंकि चर्च की ही अथॉरिटी सुप्रीम होती थी। स्टेट की अथॉरिटी चर्च के नीचे आती थी, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो था वो रिलीजन के अंदर आता था, इसीलिए उसको डार्क एरा भी कहते थे। फिर जब रेनेसा मतलब रीबर्थ हुआ यूरोपियन लिटरेचर का, कल्चर का, इनलाइटमेंट हुआ, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना स्टार्ट हुआ, साइंस रीजन को इम्पोर्टेंस मिलने स्टार्ट हुई, तब ह्यूमन लाइफ को भी इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। एक थिंकर थे मैकियावेली, उनको क्रेडिट दिया जाता है रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग करने का। उन्होंने आइडियलिस्ट अप्रोच ना लेकर रियलिस्ट अप्रोच ली थी। अब आप पूछेंगे कि ये रियलिस्ट अप्रोच क्या होती है? रियलिस्ट अप्रोच मतलब पॉलिटिक्स की रियलिटी को समझना। ह्यूमन नेचर, जैसे मैन एक सेल्फिश बीइंग है, पावर सीकिंग नेचर है उसका, इसको रिकॉग्नाइज करना होता है। मैकियावेली की वजह से पॉलिटिकल साइंस एक सेपरेट डिसिप्लिन बना। पहले हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी का पार्ट होता था, लेकिन मैकियावेली ही थे जिनकी वजह से पॉलिटिकल साइंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया गया। उन्होंने वैल्यूज़ जैसे जस्टिस, इक्वालिटी को कम इम्पोर्टेंस देकर मैन के रियल नेचर पर थ्योरी दी थी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे लॉक हो गए, रूसो हो गए, इन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होती है? देखिए, इसका मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि लोगों की मर्जी से काम करती है, मतलब उन्हीं की विल से बनी होती है। तब ये वापस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट भी इन्हीं से इंस्पायर्ड हुए थे। फिर धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स अपने मार्केट को कॉलोनीज के थ्रू बढ़ाने लगी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमीरी और गरीबी का डिफरेंस बढ़ गया था, जिसकी वजह से सोशलिज्म इमर्ज हुआ। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो हर एक इंसान को इक्वल मानती है। सोशलिस्ट स्कॉलर जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, वो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को खूब क्रिटिसाइज करते थे
और उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और वर्किंग क्लास जैसे लेबर क्लास हो गई उनको रूलिंग क्लास होनी चाहिए। क्लासिकल थिंकर्स जैसे सॉक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, ये लोग ना नॉलेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे फॉर लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। उनका मानना ये था कि सोसाइटी में जो हायरार्की है, जैसे रूलिंग क्लास हो गई, वर्किंग क्लास हो गई, वो स्टेबिलिटी लाती है। लेकिन जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो साइंस, फैक्ट्स, रियलिटी की बात करते थे। अब हमने अच्छे से डिफरेंस को समझ लिया है। अब हम अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये अप्रोच होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसा तरीका होता है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इवेंट को एग्जामिन, समझने के काम आता है। तो सबसे पहली अप्रोच हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव अप्रोच या फिर फिलोसॉफिकल अप्रोच, दोनों ही एक ही होती है। देखिए, हम अप्रोच को समझें इससे पहले हम जानते हैं कि फिलॉसफी का क्या मतलब होता है। फिलॉसफी में हम डिफरेंट आइडियाज़ की स्टडी करते हैं। जो फिलॉसफिकल अप्रोच पढ़ते हैं वो स्टेट के पर्पस, गोल को समझते हैं। जैसे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की बात करते हैं तो प्रीएम्बल में जो वैल्यूज़ हैं जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उनको पर्पस एंड गोल मानते हैं स्टेट का। नॉर्मेटिव का मतलब होता है वैल्यूज़ पर आधारित। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश जो है प्रीएम्बल की इन वैल्यूज़ पर आधारित है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव अप्रोच हो गई। नॉर्मेटिव अप्रोच का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। प्लेटो को इस ट्रेडिशन का फादर माना जाता है। ये अप्रोच डिडक्टिव मेथड फॉलो करती है, मतलब पहले अज्यूम कर लिया जाता है, फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए थ्योरी दे दी जाती है। जैसे प्लेटो ने पहले ही मान लिया था कि फिलोसोफर किंग का रूल बेस्ट है, फिर उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए थ्योरी दी थी। अप्रोच का आधार जो है लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब डायलेक्टिक्स के मेथड से इस अप्रोच को इस्टेब्लिश किया जाता है। आप अगर वन लाइन में इसको याद रखना चाहेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स एक ही थे तब। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटो की रिपब्लिक एंड रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफिकल अप्रोच के फीचर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ये वैल्यू बेस्ड है, जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे राइट्स, पावर, जस्टिस पे बेस्ड होते हैं। ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि बात करता है व्हाट ऑट टू बी की, मतलब क्या होना चाहिए, ना कि क्या एक्चुअली में है। ये हेल्प करता है थ्योरी के सार को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफिकल अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है। स्टेट्स के जो एवरीडे इश्यूज हैं जैसे जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये अप्रोच उनसे अच्छे से डील करती है। हम भी देखते हैं डेली बेसिस पर मॉब लिंचिंग, अनइक्वल वेजेस फॉर विमेन, तो ये सारे इश्यूज जो है ना नॉर्मेटिव अप्रोच अच्छे से डील करती है। इस अप्रोच के ना कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे लियो स्ट्रॉस हो गए, दांते जर्मिनो हो गए, हर्बर्ट मार्क्यूजे हो गए, जिन्होंने थ्योरीज दी हैं इस अप्रोच के आधार पर। लियो स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स एंड फिलॉसफी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही सेम है। अब हम बात करते हैं कि फिलॉसफिकल अप्रोच की लिमिटेशंस क्या हैं। ये जो अप्रोच है ना ये सब्जेक्टिव है और वैल्यू बायस्ड है, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। मतलब जैसे सोशलिस्ट के लिए इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अलग है और कैपिटलिस्ट के लिए डिफरेंट है। तो मतलब यही है कि ये सब्जेक्टिव होती है, इसमें फैक्ट्स नहीं है, इसलिए इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये आइडियाज़ से डील करती है, इसलिए ये रियलिटी से हट सकती है।
एग्जाम्पल, इंसान का वोटिंग बिहेवियर कैसा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट से डील नहीं करती है ये अप्रोच। तो ये सारी हो गई लिमिटेशंस। देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, वास्ट और डाइवर्स है। तो कोई भी एक सिंगल अप्रोच कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक स्कॉलर हैं माइकल ओकशॉट, उन्होंने बोला है पॉलिटिक्स का जो वर्ल्ड है वो बॉर्डरलेस है और बॉटमलेस है। मतलब इन पॉलिटिक्स वी मूव इन बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।